बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हमने दो ऑर्गेनल सेल की डिस्कस करनी है। एक हमारे पास सेंट्रियूल्स हैं और सेकंड नंबर पे है वैक्यूल। सबसे पहले सेंट्रियूल क्या चीज़ें होती हैं? आपने साइटोस्केलेटन पढ़ा था जिसमें तीन चीज़ें आपने डिस्कस की थी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शंस में पढ़ा था कि ये सेंट्रियूल बनाने में इनका किरदार होता है। सेंट्रियूल क्या होते हैं बेटा? इट इज़ अ हॉलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन सम यूकैरियोटिक सेल्स। कुछ यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिनमें ये हॉलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि रॉड होते हैं अंदर से खोखले, उस तरह की ये स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में होती हैं और कुछ में ये मौजूद नहीं होती। प्रोकैरियोटिक में तो बिल्कुल नहीं होती, कुछ यूकैरियोट्स में ये मौजूद होती हैं और कुछ में एब्सेंट है। अक्रेंस अगर देखें तो ये एनिमल सेल्स में और कुछ यूनिसेलुलर जैसे प्रोटोजोन्स वगैरह हैं उनमें मौजूद होते हैं, जबकि ये प्लांट्स में, फंजाई में और एल्गी वगैरह जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं उनमें ये एब्सेंट होते हैं। कंपोजिशन अगर इनकी देखी जाए तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। उसकी वजह आप देख लेंगे क्योंकि जो सेंट्रियूल है माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं और माइक्रोट्यूब्यूल खुद ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, इस वजह से ये भी ट्यूबुलिन प्रोटीन पे ही मुश्तमिल होते हैं। अब हम देखते हैं सेंट्रोसोम। वर्ड सेंट्रोसोम और सेंट्रोमियर में फ़र्क याद रखिएगा। सेंट्रोमियर वो जो क्रोमोसोम में आपने पढ़ा था जहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं, जबकि सेंट्रोसोम क्या है? न्यूक्लियस के बाहर वाली सरफेस पे, बिल्कुल साथ इसके एक्सटीरियर सरफेस पे दो सेंट्रियूल एक दूसरे के 90 के एंगल पे इस तरह से मौजूद होते हैं, यानी कि वर्टिकली एक दूसरे के परपेंडिकुलरली कैसे और एक इस तरह से मौजूद होता है। और एक कलेक्टिवली यानी उस रीजन को जहाँ पे मौजूद होते हैं और दो सेंट्रियूल इकट्ठे, इनको आप नाम देते हैं सेंट्रोसोम का। यानी पेयर ऑफ सेंट्रियूल्स प्रेजेंट वर्टिकली टू ईच अदर नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज सेंट्रोसोम। और ये इनके साथ ये जेलेटिनस मटेरियल या फ्लूइड जहाँ पे मौजूद है वो भी इनके साथ ही है। अब अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा एक सेंट्रियूल में माइक्रोट्यूब्यूल के 9 ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट्स एक यूनिट के बराबर होगा यहाँ पे कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल के 3-3 के यानी कि ट्रिपलेट्स हैं। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट्स इनमें मौजूद होते हैं और हर ट्रिपलेट में फर्दर यानी 3 ट्यूब्यूल्स होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल जिनको कहते हैं, यानी कि वो 3 मजीद उनमें मौजूद होती हैं पूरे एक ट्रिपलेट के अंदर। सेल डिवीजन के दौरान ये होता है कि सेंट्रोसोम जो है ये डुप्लीकेट करता है और एक उनमें से जो पेयर होता है, यानी कि पहले सेंट्रोसोम में एक है ना, यानी अगर आप सेंट्रोसोम को देखें तो सेंट्रोसोम में हमारे पास 2 सेंट्रियूल हैं, यानी कि अगर सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करेगा तो 4 सेंट्रियूल हो जाएंगे। तो एक पेयर जो सेंट्रियूल का है सेल डिवीजन के दौरान वो फिर अपोजिट पोल पे यहाँ पे वो मूव कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है, फिर दोनों साइडों से वो अपना अपना काम करते हैं। तो यहाँ तक ये सेल डिवीजन के दौरान इनका काम है। फिर हमारे पास ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया, ज़रा देखिएगा बेटा। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि इसमें एक सेंट्रल रिंग है जिसने 9 ट्रिपलेट्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, आपस में जुड़े हुए हैं वो। अब ये 9 ट्रिपलेट्स कैसे हैं? देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 ट्रिपलेट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल के और हर ट्रिपलेट में एक ट्यूब्यूल मौजूद है और उसके लिए एक का नाम अल्फा, बीटा और दूसरे को गैमा बोल देते हैं। मुख्तलिफ इनके नाम रखे हुए हैं, A B C भी बोल सकते हैं आप। तो ये जो इनकी कनेक्शन है, आपस में जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि एक ट्रिपलेट का अल्फा ट्यूब्यूल दूसरे के चार्ली या गैमा वाला कह लें, गैमा वाले ट्यूब्यूल के साथ अटैच होते हैं। आप गौर से देख सकते हैं अल्फा गैमा, अल्फा गैमा, अल्फा गैमा, इस तरह से ये अटैच होते हैं। ये इसका अगर ऊपर यानी कि देखा जाए इसके ऊपर से, यानी कि अगर इसको माइक्रोस्कोप में मुकम्मल तौर पे मैग्नीफाई करके देखा जाए तो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो अटेन होगी। माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट है ये और उसमें मजीद आगे जो ट्यूब्यूल्स हैं वो मौजूद है। एक सेंट्रियूल में अगर देखा जाए तो माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट है 9, तो 2 में कितने, यानी सेंट्रोसोम में कितने हो गए? 18, 2 अरब 9 यानी कि 18 हो जाएंगे। और 27 ट्यूब्यूल्स हैं एक के अंदर, तो 2 में कितनी होगी? सिंपल सी बात है, 27 अरब 2 54 हो जाएंगी। यानी कि अगर हम सेंट्रोसोम में बिफोर सेल डिवीजन से पहले अगर मैं कहूँ कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रियूल के अंदर टोटल ट्यूब्यूल कितनी है, माइक्रोट्यूब्यूल कितनी है, तो आप 4 सेंट्रियूल के हिसाब से लगाएंगे। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होगा? यही 18 जो है ये 18 2 हो जाएंगे और 36 हो जाएंगी। यानी कि हमारे पास आप ये कह सकते हैं कि 9 4 बार 9 ज़रब 4 समझ लें, क्योंकि सेंट्रोसोम डुप्लीकेट कर गया, 2 सेंट्रियूल से 4 सेंट्रियूल बन गए।
तो 4 सेंट्रियूल में 9 ज़रब 4 यानी 9 ज़रब 4 36 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स होंगे और उनमें आगे ट्यूब्यूल्स कितनी होगी, सिंपल से 27 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें या 54 को डबल कर दें तो वो भी आपके पास, यानी एक में 27 होते हैं तो 4 में कितने होंगे 108, ऐसे करके इसको याद रखा जाता है। फिर आ जाते हैं जी फंक्शंस पे। जो सेंट्रियूल्स हैं इनके मुख्तलिफ फंक्शन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिंडल फाइबर की फार्मेशन में, सेल डिवीजन में जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं ये यहाँ पे इन्होंने ही यहाँ से स्पिंडल फाइबर जो हैं वो खारिज करने होते हैं और उन्हीं स्पिंडल फाइबर ने फिर आगे जो क्रोमोसोम है उनको कैप्चर करना होता है। और सीलिया फ्लैजेला वगैरह जो है उनकी फार्मेशन में इसका किरदार होता है और सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं जो सेंट्रियूल है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनेल है वो वैक्यूल है। वैक्यूल बेटा सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होती है, सैक की तरह, थैली की तरह की स्ट्रक्चर होती है और इसकी अगर लोकेशन देखें प्लांट में और एनिमल्स में इनकी लोकेशन डिफरेंट है। प्लांट में एक ही वैक्यूल होता है, सेंट्रल और लार्ज। बेसिकली जब प्लांट का सेल मैच्योर नहीं होता तब छोटे छोटे वैक्यूल ही होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो जम होते रहते हैं, हो के एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं और वो सेंट्रल है और वो न्यूक्लियस को एक साइड पे लगा देता है। पेरिफेरल एरिया में न्यूक्लियस होता है और दरमियान में एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है। एनिमल में बहुत सारे छोटे वैक्यूल होते हैं लेकिन कोई बड़ा वैक्यूल नहीं होता। इसकी एक रीज़न है, प्लांट्स में चूँकि स्केलेटन नहीं है, उनका ढांचा नहीं है, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है इसी जो वैक्यूल है, यानी कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन से बन जाएगा। जबकि एनिमल में हड्डियां हैं, उसमें स्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है बाकायदा, तो उसको उसका जो सेल अगर देखें तो सेल एक पहली बात कि बड़ा वैक्यूल जो है वो जब उसके ऊपर प्रेशर लगेगा, टर्जिडिटी होगी तो बाहर सेल वॉल है वो सेल टूटेगा नहीं। लेकिन अगर हमारे सेल के अंदर बड़ा वैक्यूल आ जाएगा और वो पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेगा तो वो सेल को फाड़ देगा, सेल मेम्ब्रेन जो है वो हट जाएगी। तो ये बात यहाँ इस हवाले से याद रखनी। फिर जी हमारे पास इसकी मेम्ब्रेन है, जो वैक्यूल होता है इसकी मेम्ब्रेन को आप टोनोप्लास्ट बोलते हैं। उसकी भी रीज़न है, टॉनिसिटी से वर्ड है। टॉनिसिटी जो है वो साल्ट की रिलेटिव कंसनट्रेशन को कहा जाता है। तो चूँकि जो वैक्यूल है इसने साल्ट्स वगैरह को, उसके अलावा जो पानी है, वाटर है, फूड है, वेस्ट है, बहुत सी चीज़ों को स्टोर करना होता है, वहाँ से इसका वर्ड जो है वो टोनोप्लास्ट रखा हुआ है मेम्ब्रेन का। फंक्शंस देखें तो पानी, वेस्ट और फूड वगैरह को इसने स्टोर करना होता है, यानी कि कह लें कि ये सेल का गोदाम है। बेसिकली प्लांट सेल की अगर बात करते हैं, सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, मैं अभी वो बता चुका हूँ। पानी को इसने अब्जॉर्ब करना है, पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेना है, फिर पानी को बाहर नहीं जाने देना। पानी अंदर जब स्टोर होगा तो उसका प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो लगता है वैक्यूल पे। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है वो इलास्टिक होती है, उसका प्रेशर आगे लगता है सेल वॉल पे, तो वो सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर लग रहा होता है उसको फिर वो थोड़ा सा एक्सटेंड करता है, इरेक्ट रखता है और टर्जिड कर देता है, तनाव का, यानी कि। और उसके बाद ये जो यानी वैक्यूल है, ये यंग पार्ट्स जो प्लांट के होते हैं और हर्बेशियस स्टेम है, उनको ये सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा होता है, क्योंकि उनके अंदर भी मुकम्मल तौर पे वैस्कुलर बंडल्स पूरे बने नहीं होते। या हर्बेशियस स्टेम भी है, उसमें भी मुकम्मल तौर पे सपोर्ट उसको प्रोवाइड नहीं जब तक होती, तो उसको इरेक्ट रखने के लिए, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये वैक्यूल ही अपना किरदार अदा करता है। और उसके अलावा ये सेल का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है, यानी कि पानी और साल्ट की कंसनट्रेशन, वो भी मेंटेन करने में इसका अहम किरदार होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।